आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करेंगे जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति, कोई भी जो क्रांति होता है वो बेसिकली किसी न किसी समस्या के बाद उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए क्रांति की जाती है। समस्या से मुक्ति को पाने का प्रयास क्रांति है। क्रांति का मतलब एक तीव्र परिवर्तन। तो देखिए, ये क्रांति 1965 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन स्टार्ट हुआ 1968 में। क्रांति को अगर ढंग से शुरुआत करने की बात कही जाए तो ये 1968 में प्रारंभ हुआ, जब भारत में अनाजों की कमी होने लगी, जब भारत में लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। हम इतना भी अपना अनाज नहीं उपजा पाते थे कि हम लोग खाद्यान्न की आपूर्ति अपने देश से कर सकें। तो उसको दूर करने की योजना बनाई गई और उस समय हमारे प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस क्रांति को करने की योजना बनाई और इसमें दो बड़े वैज्ञानिक, एक सुब्रमण्यम साहब थे जो इसके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, सुब्रमण्यम साहब, और स्वामीनाथन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। स्वामीनाथन ने इस क्रांति का वो समझिए तो धुरी थे। स्वामीनाथन इस क्रांति के धुरी थे। उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि भाई देश में जो अनाज है उसके उत्पादन को बढ़ाया कैसे जाए। तो हमारे यहाँ जो उस समय अनाज उपजाया जा रहा था वो परंपरागत तरीके से, बाप दादा के जमाने से अवैज्ञानिक तरीके से वो उपजाया जा रहा था। नए टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं था, बीज और खाद वैसे नहीं थे। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती नहीं हो रही थी। इन बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ और तब जा करके इस बात पर लोग पहुंचे कि चलो कुछ ऐसा किया जाए कि उत्पादन बढ़े। तो स्वामीनाथन ने क्या किया, मैक्सिको से गेहूं का एक वैरायटी लाया और मैक्सिको से गेहूं के वैरायटी को भारत के वैरायटी से संकरण कराया, मिला करके एक नए प्रजाति को तैयार किया जिसका उत्पादन भारत के किस्म से ज्यादा था। और भारत से संकरण इसलिए कराया ताकि वो भारत के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने आप को अनुकूलित कर सके। और ये एक वरदान साबित हुआ इस क्रांति के लिए। उसको जब लगाया गया तो भारत में उसका उत्पादन बहुत बढ़ा। अब हमारा लक्ष्य क्या था कि अनाजों का उत्पादन को बढ़ाना है। तो अनाज का उत्पादन बढ़ाना है तो जोत का आकार बड़ा करना था।
तो जोत का आकार बड़ा करने के लिए बड़े बड़े किसानों को, जमींदारों को पकड़ा गया, उन्हें इस बात को समझाया गया और उसके लिए जहां सबसे ज्यादा संभावना थी वहां पर इसका बेहतर रिजल्ट लेने के लिए इसको अप्लाई किया गया। तो वो था पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये तीनों सटा हुआ क्षेत्र है, ये तीनों सटा क्षेत्र है और इसकी मिट्टी भी उपजाऊ थी। यहां पर उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, उन्नत खाद का प्रयोग किया गया और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था दी गई ताकि उत्पादन बढ़े और बढ़ा भी, आश्चर्यजनक वृद्धि हुई और ये लगभग 1977-78 तक ये क्रांति पूरा प्रभावकारी रहा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसका यील्ड काफी बढ़ा और इसका बहुत सकारात्मक, अब इसमें कभी कभी हम लोगों से ये पूछा जाता है कि इसके सकारात्मक परिणाम क्या है, यानी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट क्या है। तो इसका जो सकारात्मक परिणाम निकल के आया वो ये आया कि अनाजों का जो खाद्यान्न का पैदावार था वो बहुत अधिक बढ़ा। दूसरी बात क्या थी कि भारत अनाजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, सेल्फ डिपेंड हुआ। बाहर से वो लेगा, इस पर वो डिपेंड नहीं रहने लगा, मजबूर नहीं रहने लगा। खाद्यान्न में बहुत ज्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। तीसरा, इससे बड़े जो किसान थे, जो जमींदार था, उसको बहुत ज्यादा उसका इनकम बढ़ गया, आय बढ़ गया। जमींदारों की आय कई गुना जो है उसकी आय में वृद्धि हो गई। और एक पॉजिटिव रिजल्ट इसका यह भी हुआ कि नए टेक्नोलॉजी का, नए तकनीक का ज्ञान भारत के लोगों के सामने आया। ये सारा इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आया। लेकिन किसी भी घटना का केवल सकारात्मक परिणाम नहीं होता है। जब इसके अच्छे परिणाम आए तो साथ में इसका कुछ बुरा भी परिणाम देखा गया, नकारात्मक परिणाम भी देखा गया। नकारात्मक परिणाम, और वो नकारात्मक परिणाम क्या था कि छोटे किसानों को इससे नुकसान हुआ, क्योंकि बड़े किसान फायदा लिए लेकिन छोटे किसान ना तो इसको ठीक से समझ पाए, न इसका अप्लाई कर पाए इसको, इस नियम को, तो उनका पैदावार जो है वो कम ही रह गया और उनके किस्म भी कम अच्छे थे, तो वो और उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। और दूसरा नकारात्मक परिणाम क्या हुआ इसका कि हम लोगों ने जोत को बढ़ाने के लिए जंगलों को काटा, झाड़ियों को जला दिया और अधिक से अधिक खेत बना दिया। तो उससे हमारा जो पर्यावरण था, उसका जो एक एडजस्टमेंट था, जो जंगल था, वो खत्म हो जाने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। ये दूसरा नकारात्मक परिणाम निकल के सामने आया। तीसरा, आज भी देख रहे हैं कि हरित क्रांति में कीटनाशक दवाओं का, रासायनिक दवाओं का, रासायनिक खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हुआ। तो एक तरफ उसने पैदावार तो बढ़ा दिया, लेकिन दूसरा तरफ क्या क्या, उसने मिट्टी का जो मूल गुणवत्ता है, जो मिट्टी का मूल उर्वरा शक्ति है, उसको उसने नष्ट कर दिया। क्योंकि मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटा जो उसका छिद्र होता है जिसमें वायु प्रवेश करता है, तो उसको उसने बंद करना शुरू कर दिया और जिससे
मिट्टी की जल धारण क्षमता, पोषक तत्व को धारण करने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, और इससे प्रभावित हुआ मिट्टी का मूल गुणवत्ता, भूमि बंजरता की ओर जाने लगी। भूमि जो है वो अब उसके अंदर वो मूल उर्वरा शक्ति उसकी अपनी नहीं थी जो पहले थी। तो ये उसका दूसरा नकारात्मक, तीसरा नकारात्मक परिणाम। और नकारात्मक परिणाम क्या हुआ कि जो रासायनिक केमिकल है, उन भोजन को खाने के बाद जो पहले था वो बीमारियां कम होती थी, लेकिन इस हरित क्रांति के बाद रासायनिक भोजन को खाने के बाद लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका क्या हुआ, नकारात्मक परिणाम देखने में सामने आए। तो हरित क्रांति है वो 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, इंटरमीडिएट के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये कॉम्पिटिशन्स में भी इससे सवाल आता है। इसलिए इसको आप बड़े ध्यान से समझिए और इसके सारे एस्पेक्ट्स को समझ करके इसको हम लोग मूल रूप से पहले इसका परिचय देंगे, परिचय लिखेंगे कि इसको कब स्टार्ट किया गया, इसमें स्टार्ट करने वाले कौन कौन लोग एक्टिविटी में शामिल थे, उसके बाद इसका कहाँ कहाँ प्रभाव हुआ, कहाँ कहाँ इसका असर ज़्यादा देखा गया, उसका सकारात्मक परिणाम क्या हुआ, फिर नकारात्मक परिणाम क्या हुआ। इसको बिंदुवार ढंग से हम लोग 3 पार्ट्स में बांट करके लिखेंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा।